सर टीवी नहीं चल रहा क्या? टीवी नहीं चल रहा? हाँ, हेलो 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 हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से मेरे चैट बॉक्स में बताएंगे। सो सॉरी, 1-2 मिनट वो हुआ ड्यू टू सम नेटवर्क इशू। वो हम कर रहे थे, रिबूट हो रहा था सिस्टम, अचानक से ऑफ हो गई थी स्क्रीन, सो दैट वी वर रिबूटिंग, सो सॉरी फॉर दैट। जय हिंद बेटा, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषित अली। दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, दिल से क्यूटी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। कैसे हैं सब लोग? यस 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 यस, एक सेकेंड सर, पानी की ना 2 बॉटल करवा दो, ठीक है? चलिए, तो भाई हम लोग का चल रहा था चैप्टर एवोल्यूशन। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों की शायद मिड टर्म मैराथन भी होने वाली है, जिसमें बेटा आपकी पूरी बायोलॉजी की मैराथन ली जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको चैप्टर कराए जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में आपको कोशिश करेंगे विद इन 3 to 4 आवर्स 5 चैप्टर का रिवीजन करा दूं, है ना? तो उस मैराथन में अपन वही करेंगे, एनसीईआरटी वाला चैनल पे होगी मोस्ट प्रोबेबली। जो मेरी मैराथन की डेट मुझे मिली है, आई थिंक इट्स 1 सितंबर। सो और आई थिंक मेरे से पहले रक्षक सर की होगी, फिर और मेरी है, फिर शायद केमिस्ट्री की होगी, फिर आपकी मैथ्स की होगी, ऐसे ही सीक्वेंसेस हैं। तो देखते हैं, मैराथन रहेंगी तो आप लोगों के स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी वो चीज अच्छी है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दैट इज एवोल्यूशन, हमारा चैप्टर चल रहा था, लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा चल रहा था, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? फटाफट से मुझको बताएंगे। आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? क्योंकि सब बोल रहे थे मैम मैराथन लाओ, रिवीजन करना है, हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। आई थिंक आप लोगों की छुट्टियां पड़ जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली इस संडे से, 1 हफ्ते तक की पड़ेंगी मेरे हिसाब से, नेक्स्ट वीक की, है ना? तो जितना भी ये चैप्टर, आई थिंक 70% ये चैप्टर हो जाएगा, 2 ही लेक्चर रहेंगे इसके, जो हम छुट्टियों के बाद कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज इस हफ्ते मैं सोच रही थी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूं, बट एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी स्लॉट नहीं है, बिकॉज वेडनेसडे की गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, थर्सडे को आई ऑलरेडी हैव 3 क्लासेस, फिर फ्राइडे को आई हैव 3 क्लासेस, फिर सैटरडे को आई हैव रिकॉर्डिंग्स, तो पॉसिबल नहीं है। एंड देन मंडे को तो मैराथन ही है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना रहेगा मुझे, तो अपन बचा हुआ चैप्टर बाद में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ब्रिंग इट ऑन एवरीवन, ब्रिंग इट ऑन। चलिए, ये है बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। बिफोर दैट लेट्स डू दी RR, लेट्स डू दी रैपिड रिविजन सेशन बेटा, लेट्स डू दी रैपिड रिविजन सेशन, ठीक है? लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है? ठीक है, छुट्टी के बाद नहीं बेटा, देखो आई एम सो सॉरी, मैं कराना तो चाहती हूँ पूरा चैप्टर छुट्टी से पहले कंप्लीट, बट वही है यार, फिर वो हफड़ा दफड़ी में कंप्लीट होगा। मतलब वो फिर तुम एक आओगे ना कि मैम करा दो, फिर वो वाली बात है कि वो जल्दबाजी में कंप्लीट करने वाली, एंड आई डोंट वांट टू डू जल्दबाजी इन एनी चैप्टर, बिकॉज देखो, है ना? ठीक है, ओके। तो वो वाली चीज थोड़ी सी है कि मैं ज्यादा समय नहीं लगा सकती उस चीज में इन पर्टिकुलर, और मैं ऐसे हबड़ा दबड़ी में, मेरा पढ़ाने की आदत नहीं है कि मैं हबड़ा दबड़ी में कुछ भी पढ़ा दूं, तो वो आराम से ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैम आज ही करा दो बेटा, मेरी और भी तो क्लास है, एक ही क्लास थोड़ी होती है दिन में मेरी, ठीक है? विल ट्राई, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज होती है तो उसमें ही मैं बचा हुआ चैप्टर करा दूंगी, लेट्स सी, वी विल सी, बट तुम पहले कर लो, और अगर कुछ बचा हुआ लगता है तो बेटा मेरे पिछले साल के 1 शॉट पड़े हैं, आप उसमें भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी बेटा थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो भाई उसमें सबसे पहली थ्योरी दी थी लेमार्क ने। किन साइंटिस्ट ने दी थी सबसे पहली थ्योरी? दैट इज लेमार्क ने। लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी बेटा? दैट इज थ्योरी ऑफ यूज
एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि भाई इस थ्योरी में उनका ऐसा कहना था कि हमारा जो ऑर्गन हम ज्यादा यूज करते हैं वो बड़ा हो जाता है और जिस ऑर्गन को हम कम यूज करते हैं वो छोटा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी थ्योरी दी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि भाई जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं पेरेंट के उनकी लाइफ टाइम में वो बच्चे में पास ऑन हो जाते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स डांस में अच्छे हैं तो बच्चा डांस अच्छा करने लगेगा, या पेरेंट्स के एब्स हैं तो बच्चे के भी बड़े होकर एब्स आ जाएंगी, बट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कभी भी पास ऑन नहीं होते। इनकी थ्योरी को डिसअप्रूव किसने किया था? वाइजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ने। किसने डिसअप्रूव किया था? वाइजमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ने इन्हें डिसअप्रूव किया था। इन्होंने बेटा 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी, फिर भी उसमें पूंछ आ रही थी, विच क्लियरली प्रूव्स कि कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बच्चे के अंदर पास ऑन नहीं होते हैं। ठीक है, फिर बेटा लेमार्क ने यह भी कहा था, जिराफ का एग्जाम्पल देखिए कि जिराफ की जो गर्दन है, क्योंकि वो ऊपर जो होता है कहते हैं पत्तियों फोरेजिंग लीव्स को खाता है, उस वजह से उसकी गर्दन बड़ी होती गई। फिर बेटा हमारी सेकेंड थ्योरी आई थी, दैट इज डार्विन। ठीक है, डार्विन की थ्योरी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब डार्विन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे पॉपुलेशन थ्योरी से। किससे इन्फ्लुएंस थे? पॉपुलेशन थ्योरी से। इन्फ्लुएंस्ड बाय, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे बाय पॉपुलेशन थ्योरी। बाय पॉपुलेशन थ्योरी वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। किसने दी थी ये पॉपुलेशन थ्योरी? थॉमस मैल्थस ने। किसने दी थी बेटा? थॉमस मैल्थस ने। उन्होंने ऐसा कहा था कि कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। ठीक है, एक्सपो बेटा लटकी हुई लीव्स है ना, ठीक है, पत्ते पे, राइट, पेड़ पे। थॉमस मैल्थस ने दी थी। अब डार्विन इनकी थ्योरी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे कि अच्छा पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, कोई सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब बाढ़ आ गई, कोरोना आ गया, कुछ भी ऐसी कोई कैलामिटीज आ गई जिसकी वजह से पॉपुलेशन गड़बड़ा सकती है, वरना पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। फिर डार्विन ने कहा इसी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं या एवरीबडी जो होते हैं बेटा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जैसे डॉगीज 5 या 6 पपीज पैदा करते हैं, हर जानवर अलग अलग रेट पे रिप्रोडक्शन करता है। डार्विन ने यह भी कहा कि पॉपुलेशन स्टेबल होती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, इसकी वजह से हमारे बीच में कंपटीशन होता है। देयर इज 3 टाइप ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कौन सा कंपटीशन उन्होंने बताया था? इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ठीक है, उन्होंने 3 टाइप के कंपटीशन बताए थे। ठीक है, दैट इज जब 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो, सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो, या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपटीशन हो। ठीक है, तो 3 टाइप का कंपटीशन डार्विन ने बताया था। फिर उन्होंने बताया था डार्विन के अकॉर्डिंग बेटा वेरिएशंस कैसी थी? डार्विन के अकॉर्डिंग बेटा वेरिएशंस वर स्मॉल एंड डायरेक्शनल एंड ग्रेजुअल। ठीक है, कि समय के साथ हो रही है, थोड़ी बहुत ही हो रही है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। फिर बेटा थर्ड थ्योरी, फिर बेटा एक वर्ड था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि डार्विन तो बिलीव करते थे रिप्रोडक्टिव फिटनेस में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वर्ड दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, फिर बेटा हमारी तीसरी थ्योरी आई थी, दैट इज म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी बेटा दी थी ह्यूगो दी रीज ने। किसने दी थी? किसने दी थी? ह्यूगो दी रीज ने। इन्होंने बेटा किसके ऊपर दी थी? कौन से फ्लावर का इस्तेमाल किया था? इवनिंग प्राइमरोज का इस्तेमाल किया था। इन्होंने बोला था इस एक फ्लावर में बहुत सारी वैरायटी मिलती है कलर्स की, विच शोज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बेटा हम कहते हैं सॉल्टेशन। ये शब्द मैंने आपको बताया था, आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो बेटा, 1 वर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन। ठीक है, फिर इन्होंने कहा था कि बेटा इन्होंने डार्विन के ऑपोजिट चीजें बताई थी कि वेरिएशन लार्ज होती है, डायरेक्शन लेस होती है, ठीक है, और रैंडम होती है।
ठीक है, और रैंडम होती है। ये सारी चीजें इन्होंने कही थी। फिर बेटा चौथी थ्योरी थी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था, ये थ्योरी बेटा सारी थ्योरीज की क्यूमुलेटिव थ्योरी थी कि इसमें नेचुरल सिलेक्शन भी आ रहा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजें बताई गई थी। मैंने आपको बोला था जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ये थ्योरी के भी जो मिडिल पॉइंट्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? फटाफट से बताएंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। हमने जो कल पढ़ा बेटा हमने एक स्लाइड के ऊपर रिवाइज कर लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं, दैट इज टाइप्स एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब क्या होता है, डार्विन ने बेटा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी तो दे दी थी, पर हाँ व्हाट वर द की पॉइंट्स ऑफ डार्विन की थ्योरी? देयर वर टू की पॉइंट्स, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब क्या होता है? कॉमन एंसेस्ट्री, है ना? वेरी गुड यार, चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा डार्विन ने एग्जाम्पल्स दिए थे नेचुरल सिलेक्शन के। क्या एग्जाम्पल्स दिए थे? डार्विन फिंचेस, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के साथ कई बार आता है एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेटा कल छुट्टी है गणेश चतुर्थी की, ठीक है ना, इसलिए क्लास नहीं है कल, राइट? फिर बेटा ये डार्विन फिंचेस स्टडी लेटर लेक्चर, ठीक है, जो हम आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हम डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना? अभी हम इन तीनों को पढ़ेंगे, जिसमें बेटा इंडस्ट्रियल मिलानिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बोर्ड एग्जाम्स वालों का फेवरेट टॉपिक है पूछने के लिए। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म पे आप मान के चलो हर एक साल छोड़ के एक साल या रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ गए? चलिए शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, हेडिंग डालेंगे इंडस्ट्रियल मिलानिज्म और पहले इस चीज को समझेंगे फिर नोट्स बनाएंगे, ठीक है? इंडस्ट्रियल मिलानिज्म होता क्या है? तो बेटा अपनी कॉपी में इंडस्ट्रियल मिलानिज्म की हेडिंग डालेंगे और ऐसे एक डिवीजन कर लेंगे, ठीक है? हेडिंग क्या डालेंगे? पहले हेडिंग डालेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे इंडस्ट्रियल मिलानिज्म और फिर एक डिवीजन करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? चलिए अब बेटा शब्द सुनो, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। तो बेटा क्या हुआ, पुराने जमाने में हम बोल रहे हैं जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड देन वी आर टॉकिंग एक समय बाद, दैट इज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? दो समय की बेटा बात की जा रही है, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अराउंड 1850s और अराउंड 1920 हम बात कर रहे हैं जब इंडस्ट्रीज आ गई थी। तो ये बेटा बात हो रही है 1850s की, ये बात हो रही है 1920। हॉरर मूवी मैम, ठीक है, हॉरर मूवी मैम, है ना? तो अब देखेंगे, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। अब आप तुम लोग मुझे बताओगे यार पुराने जमाने में जब पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो क्या होता था, जो पेड़ होते थे ना उनके ऊपर बेटा उगता था जिसे हम कहते हैं लाइकन्स। क्या उगते थे उनके ऊपर? लाइकन्स। ओके, मैं एक बार कलर करके दिखा देती हूं। ठीक है, तो भाई पुराने जमाने में क्या होता था जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, तुमने सुना है कि लाइकन्स बेटा एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ वहीं उगती है जहां पॉल्यूशन नहीं होता। ये चीज आप अपने 11th क्लास में पढ़ के आते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर, ठीक है, कि लाइकन्स बेटा एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंगाई के बीच का जो ऐसी जगहों पे उगता है जहां पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? तो क्या होता था, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी 1850s के अंदर, तो जो पेड़ है बेटा उसकी पूरी ब्रांच पे कौन उगते थे? लाइकन्स। कौन उगते थे उधर? लाइकन्स, ठीक है? इसलिए जो पेड़ की पूरी बता बार्क है वो पूरी वाइट थी। तो अब बेटा दो तरीके के मॉथ्स थे। मॉथ समझते हो, एक वो कीड़ा मॉथ, अगर बेटा कोई नहीं समझता है व्हाट इज अ मॉथ
तो मैं आपको दिखा देती हूँ व्हाट इज अ मॉथ, सो दैट तुम थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, समझते हैं बेटा? ये वाला कीड़ा मॉथ, जो आप नॉर्मली भी देखते होंगे मॉथ, वैसे तो ये काफी स्पीशीज और वेराइटीज में आते हैं, जो आपकी ट्यूबलाइट्स के पास फड़फड़ाते रहते हैं, ट्यूबलाइट्स के पास या फिर किसी भी जगह पर कोई कह रहा है मैं मॉथ, बेटा हम मॉथ नहीं मॉथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या था, जब इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी तो कोई पॉल्यूशन भी नहीं था। क्या था बेटा? देयर वाज नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से लाइकन्स उगा करते थे। तो अब बेटा दो तरीके के मॉथ थे, एक काले एक गोरे। ठीक है, सो देयर वर डार्क मॉथ एंड देयर वर व्हाइट विंग्ड मॉथ। ठीक है, डार्क मॉथ एंड व्हाइट विंग्ड मॉथ। अब बेटा अगर कोई लाइट कलर का मॉथ है, ये देखो, क्या ये आपको पेड़ पे ढंग से दिख रहे हैं? आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि वो कैमोफ्लेज कर गए, छुप गए इस सफेदी में। पर वहीं बेटा जो डार्क कलर का मॉथ है वो बहुत क्लियरली दिख रहा था, वो बहुत क्लियरली दिख रहा था। तो अब क्या हुआ? चिड़िया आई, चिड़िया आई, चिड़िया ने देखा मैं उड़ती फिरूं पंछी बढ़ूं। चिड़िया ने देखा अरे ये वाले जो डार्क विंग्ड मॉथ हैं ये तो खूब चमक रहे हैं, इन्हें ही खा लेती हूं आज। तो बेटा हम एक बारी के लिए यहाँ पे मस्त सी चिड़िया बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये चिड़िया है ना, अजीब सी चिड़िया है। तो भाई ये चिड़िया आई और इस चिड़िया ने देखा अरे ये काले मॉथ डार्क विंग्ड मॉथ, इनको खा जाती हूं। क्योंकि बेटा लाइट विंग्ड मॉथ तो दिख नहीं रहे, तो चिड़िया ने किसको खा लिया? डार्क विंग्ड मॉथ को खा लिया, क्योंकि वो दिखते थे। इस वजह से बेटा जब इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी तो जो व्हाइट विंग्ड मॉथ था उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। किसकी? व्हाइट विंग्ड मॉथ की पॉपुलेशन बेटा बढ़ गई और डार्क विंग्ड मॉथ की पॉपुलेशन कम हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा चिड़िया उन्हें देखती थी और खा जाती थी। अब मुझे पता है तुम हंस लो, बट समझाने का तरीका मेरा थोड़ा कैजुअल है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अरे यार एक्चुअली ये चिड़िया एक ही बारी में बनानी पड़ी, क्योंकि फिर इस फीचर से ना ये चिड़िया उठ नहीं पाती इधर उधर, इस वजह से मुझे एक ही बिना हाथ उठाए चिड़िया बनानी थी, एंड दैट इज द ओनली वे पॉसिबल। ठीक है ना? कुचिक 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 कुचिक। ठीक है, तो इस चिड़िया ने खा लिया। अब बेटा क्या हुआ? अब समय के साथ बेटा इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, इंडस्ट्रीज आने लग गई, है ना? इंडस्ट्रीज आ गई और इंडस्ट्रीज आई तो पॉल्यूशन आ गया, पॉल्यूशन आया तो भाई चीजें बदल गई। ठीक है, अभी एक बार मैं कलर करके दिखाती हूं। अब इंडस्ट्रीज के आने से बेटा पॉल्यूशन जमने लगा। ठीक है, पॉल्यूशन जब, हंस लो तुम तो, बस हंसने के अलावा तुम्हारा कुछ आता तो है नहीं वैसे भी, है ना? हंस लो तुम। ठीक है, तो बेटा फिर क्या हुआ? अरे भाई व्हाट इज दिस? फिर बेटा क्या हुआ? पॉल्यूशन हो गया। तो क्या हो गया? पॉल्यूशन, जिसकी वजह से बेटा देयर वर नो लाइकेंस, लाइकेंस तो थे ही नहीं क्योंकि पॉल्यूशन हो गया। अब बेटा वापस छुपने लगे। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है कि अब अगर ये डार्क हो गया तो जो लाइट कलर के हैं वो ज्यादा दिखेंगे, और जो डार्क कलर के हैं, थोड़ा सा हम डार्क कलर देखते हैं। ठीक है, तो जो डार्क कलर के हैं, अरे इसमें दोनों ही दिख रहे नहीं, बट तुम समझ जाओ। ठीक है, जो डार्क कलर के हैं वो नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? चिड़िया आई, चिड़िया फिर से आई, चिड़िया ने देखा ओहो ये सफेद वाले चमक रहे हैं, इनको खा लेती हूं। तो चिड़िया ने क्या किया बेटा? सफेद वालों को खा लिया। अरे तुम कहोगे डार्क विंग मॉथ मैम कैसा मॉथ है? थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूं मैं, रुको यार तुम, थोड़ा उसके कलर का लाना पड़ेगा हमको। ग्रेश के बीच का कैसे लाऊं?
ठीक है, डार्क विंग्ड बेटा दिख नहीं रहे थे उतना, और व्हाइट विंग्ड ज्यादा दिख रहे थे। ठीक है, तो ये चिड़िया आई और इसने बेटा व्हाइट विंग्ड मॉथ को खा लिया, क्योंकि वो ज्यादा चमक रहे थे, तो इसने व्हाइट विंग्ड मॉथ को खा लिया। विच मीन्स बेटा क्या हुआ, जब पॉल्यूशन बहुत था तो व्हाइट विंग्ड मॉथ को ये खाने लगी, क्योंकि वो ज्यादा चमक रहे थे, तो इनकी पॉपुलेशन हो गई कम। डार्क विंग्ड मॉथ कैमोफ्लेज करने लगे, तो इनकी पॉपुलेशन बेटा बढ़ गई। उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया आफ्टर इंडस्ट्रीज। समझे? तो पहले क्या हो रहा था बेटा, क्योंकि सफेद लाइकन्स थे, तो सफेद जो साफ सुथरे मॉथ थे वो दिख नहीं रहे थे, तो ये डार्क विंग्ड मॉथ को खा रही थी। पर क्योंकि आफ्टर इंडस्ट्रीज बेटा पॉल्यूशन की वजह से बार्क डार्क हो गई, तो ये सफेद विंग्ड मॉथ इसको दिखने लगे, उन्हें खाने लगी। क्लियर है? क्या सबको क्लियर है बेटा? फटाफट से बताएंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। अरे कॉपी में तुम्हें चिड़िया नहीं लानी, वो तो तुम्हें समझाने के लिए दिखा रही हूं मैं। ठीक है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए दिखा रही हूं मैं चिड़िया, कॉपी में चिड़िया नहीं बनानी है तुमको। हम आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू बेटा। कैमोफ्लेज मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना। जैसे गिरगिट बेटा पत्थर पे ग्रे कलर की हो जाती है, मिट्टी में ब्राउन कलर की हो जाती है, पेड़ पे ग्रीन कलर की हो जाती है, वैसे ही ये भी रंग बदलते हैं। बस छुप गया ना, इसमें छुप गया, कैमोफ्लेज हो गया। यार पानी नहीं आया, सिर्फ पानी नहीं आया अभी तक। एक्चुअली पुरानी बॉटल्स पड़ी हैं। ड्रॉ करना है ये ट्री बेटा, मेरे को मजा थोड़ी आ रहा है बनाने में, तुम्हें ड्रॉ करना है डेफिनेटली। ठीक है, तो अब इसी चीज को नोट्स में कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 के अंदर इंग्लैंड में व्हाइट विंग्ड मॉथ थे, जिनको बेटा कहा जाता है बिस्टन बेटुलेरिया, उनका साइंटिफिक नेम है। उनका नंबर ज्यादा था। और बेटा डार्क विंग्ड मॉथ को कहते हैं बिस्टन कार्बोनेरिया, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं थी इसलिए लाइकन्स प्रेजेंट होते थे पेड़ों पर। Hence, white-winged moth could easily camouflage in light background due to lichens, whereas dark-winged moth, due to its contrasting color, were easily predated by birds. उनको बेटा birds easily खा जाती थी। पर after industrialization बेटा lichens appear होने लग गए, तो क्या हुआ, white-winged moth easily predated and dark-winged moth survive कर गया। बेटा जिंदगी पलट गई। एक समय पर उन पर हंस रहा था व्हाइट विंग्ड मॉथ, फिर डार्क विंग मॉथ उन पर हंसने लगा। इसलिए बेटा समय समय की बात है, ठीक है, सबका समय आता है, तो किसी का भी बेटा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी किसी से जेलसी मत करो, कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर व्हाट इज हैपनिंग, डू नथिंग, आप अपनी मेहनत करते रहो। तो बेटा इससे प्रूफ क्या हो रहा है, इससे बेटा उन्होंने प्रूफ करा सबसे पहले कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, मतलब नेचर सेलेक्ट करता है कि नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले व्हाइट विंग मॉथ छुप पा रहा था तो वो जी रहा था, फिर बेटा नेचर के अकॉर्डिंग डार्क विंग्ड मॉथ छुप पा रहा था तो वो बच गया। तो बेटा कर्मा रिटर्न्स, यस कर्मा रिटर्न्स। तो लाइफ में बेटा यहां पर एक ज्ञानबाजी भी कर देते हैं अपन। लाइफ में बस एक छोटी सी चीज जिंदगी में याद रखना, कभी बेटा किसी का भी मजाक नहीं उड़ाते हैं, कभी किसी से जलन नहीं रखते हैं, जेलेसी नहीं रखनी चाहिए। आपको बेटा ये समझना की जरूरत है कि हो सकता है किसी समय पे कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, कोई कम परफॉर्म कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट आपको और मेहनत करने की जरूरत है, और क्या पता आप और मेहनत करेंगे तो जिंदगी में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी से ईर्ष्या माने जेलेसी नहीं रखने का, लाइफ में सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देने का, एंड दैट इज ओनली गोना मेक यू राइज। वही चीज जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आप अपने आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ें रादर देन दूसरों से जलते रहें। क्योंकि बेटा जो लोग जलते हैं उन्हें दुनिया जलाती है, और वो जलते ही रह जाते हैं, वो आगे बढ़ते नहीं है, ठीक है। फटाफट से लिख लेंगे, यस एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट बेटा, दैट इज वेरी ट्रू।
फटाफट से बेटा नोट डाउन कर लेंगे। जब एक बार नोट हो जाए तो तुम लोग मुझे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स लिख देना। बीच में तुम लोग बेटा एक वो खींच सकते हो इसके लाइन, है ना। ठीक है, आप लोग लाइन खींच सकते हैं बीच में एक। ये बेटा ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है कि नेचर ने कैसे, नेचर की वजह से बदलाव आया कि पहले लाइकन्स प्रेजेंट थे तो सफेद वाले बच गए, फिर पॉल्यूशन था तो डार्क वाले बच गए, कि नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर का सिलेक्शन है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया क्या, पहले मुझे बताओ, नोटेड है तो बताओ। नोट कर लो। मिलानिज्म मतलब बेटा मिलानिन पिगमेंट होता है ना, जैसे जिसकी वजह से, अरे भाई भूल गए क्या, पढ़ाया तो था तुमको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, जब मैंने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था कि कई लोग काले होते हैं, कई लोग गोरे होते हैं, मुलाटो, याद आया। ठीक है, कई लोग काले होते हैं, कई लोग गोरे होते हैं, कई लोग ब्राउन होते हैं, मिलानिन पिगमेंट की वजह से, इसलिए मिलानिज्म नाम है बेटा, डार्क और व्हाइट विंग्ड मॉथ है। चलिए ठीक है, यही देखो बेटा, चिड़िया खा रही है, दिख रहे थे तो, जो दो दिख रहा है उसको प्रीडेट कर लेती हैं। ये बेटा आपको ये इस कलर के मॉथ थे, तो देखो ये वाला मॉथ कितना कैमोफ्लेज हो गया, मतलब दिख ही नहीं रहा है इस एरिया में। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है नेचुरल सिलेक्शन का, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटो। मैम ये क्या होता है ना। वेरी गुड, मुलाटो, एल्बिनो, याद है कुछ लोगों को, कुछ लोग तो मैम रिवीजन ही नहीं करते। हम, आप जो पढ़ाती हो समझ कैसे आएगा, हम रिवीजन तो करते नहीं है, हम रिवीजन तो करते नहीं है मैडम जी, हम तो बस गप लड़ाने आते हैं क्लास में। चलिए अब आपको एक चीज समझाती हूँ, यहां देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, पेस्टिसाइड। अब देखो, मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे मच्छर थे। ठीक है, बहुत सारे मच्छर थे एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, लॉट्स ऑफ मॉस्किटो, बहुत सारे मॉस्किटो रहते थे। फिर आपने क्या किया, इस जगह पे डीडीटी, डीडीटी समझते हो, ये पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए खेतों में भी छिड़कते हैं। तुमने काला हिट, ठीक है, काला हिट मारा, मॉर्टीन मारा, तुम रोज यहां पर आके, मैं यहां पे बना देती हूं, नहीं ठीक है, मान लीजिए ये है काला हिट, हमने स्प्रे कर दिया। ठीक है, सारे मच्छरों का हम खात्मा करने लग गए। धीरे 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 समय के साथ बेटा हम इस मॉर्टीन और काला हिट से बहुत ज्यादा बहुत मच्छरों को मारने लग गए। अब क्या हुआ, एक पॉइंट बाद मच्छरों ने बोला बहुत हुआ जुल्म, अब हम लाएंगे वेरिएशन। तो बेटा क्या होता है, समय के साथ, समय के साथ क्या होता है, जब आपने कॉन्स्टेंटली उन पर, ठीक है, जब आपने उन पर कॉन्स्टेंटली डीडीटी, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, मान लो काला हिट, यार एसी क्यों बंद कर दिया है, समझ ही नहीं आता मुझे। ठीक है, काला हिट एक समय तक डालते रहे, तो क्या हुआ बेटा, कुछ मॉस्किटो ने वेरिएशन कर लिया, कुछ मॉस्किटो ने वेरिएशन कर लिया। ठीक है, वेरिएशन आ गया, ये सब बेटा मॉस्किटोस थे। क्या थे ये, मॉस्किटो थे, मच्छर थे। तो बेटा कुछ मॉस्किटो में वेरिएशन आ गया, वेरिएशन आ गया, और ये क्या बन गए, ये बन गए रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड्स। बेटा तुमने देखा होगा, जब पहले हम लोग ऑल आउट जलाते थे तो मच्छर मरते थे, आजकल उसी ऑल आउट पे बेटा मच्छर आके मंडराते हैं, है ना। पहले हिट और मॉर्टीन से मर जाते थे, बट आजकल उसी हिट और मॉर्टीन पे आगे तुम्हारे आगे आगे डांस करते हैं, ओहो मारना मुझे, हट तेरे से तो नहीं मरूंगा,
ठीक है, मच्छरों ने बेटा अपनी न्यू फौज बना ली एंड दे डोंट गिव अ डैम नाउ। तो तब उन पे अब तुम कुछ भी छिड़क लो बेटा, वो रेजिस्टेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे बेटा मच्छर जो है रेजिस्टेंस ले आए एक समय के बाद। इससे देखा गया कि यार वेरिएशंस आ गई, मॉस्किटो ने अपने आप में बदलाव लिया, वो रेजिस्टेंट बन गया। अब छिड़को काला हिट, अब मच्छर तुम्हें कह रहा है मार मुझे मार के तो दिखा बेटू, तुझे तो मैं बताता हूं। ठीक है, एक तो मैं एसी देख कर आई यार। सर किसी ने एसी बंद किया है क्या? सर 22 का सर प्लीज एसी ना ये चलाए, बंद है क्या एसी? सर एक तो नहीं, प्लीज ध्यान रखना ये एसी बंद ना हो। ठीक है बेटा, डीडीटी इज अ फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, डन है। फिर बेटा नेक्स्ट हम आगे मूव करें तो एक आया माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट भी इज वेरी वेरी सिमिलर टू मॉस्किटो का कमबैक हो जाता है नहीं। हाँ, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू पहले वाला। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बेटा, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते थे, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते थे। ठीक है, हमने क्या किया, बैक्टीरिया को मारना शुरू करा। मैम मारना कैसे शुरू करा, हमने इनको तड़पाया। कैसे तड़पाया, हमने बेटा पीएच, टेम्परेचर सब बढ़ा दिया, भाई तुम मरो मरो। ठीक है, हमने भाई इन पर बहुत जुल्म किया कि चल मर 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 मर। तो धीरे धीरे यार बैक्टीरिया मरने लगे। फिर एक दिन बैक्टीरिया की सटकी, सो सॉरी गाइस मैं तो वेरिएशन करूंगा। तो बेटा क्या हुआ, माइक्रोब्स ने क्या कर लिया, वेरिएशन। तो क्या थे बेटा, ये थे बेटा माइक्रोब्स। क्योंकि कांस्टेंट पीएच और टेम्परेचर चेंज हो रहा था, कॉन्स्टेंटली पीएच और टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे थे, तो माइक्रोब्स क्या हो गए, माइक्रोब्स बेटा रेजिस्टेंट हो गए। ठीक है, माइक्रोब्स रेजिस्टेंट बन गए हाई टेम्परेचर और पीएच के, वेरिएशन आ गया इनमें भी। ठीक है, वेरिएशन आ गया। तो बेटा डार्विन अपनी थ्योरी में यही प्रूव करते थे कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म बदलाव ले आएगा वो ऑर्गेनिज्म बेटा जी जाएगा। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जी जाएगा। मान लो एक समय के बाद धरती पे खाना कम बचा, तो जो ह्यूमंस बेटा खाना कम खा रहे हैं वो जी जाएंगे, है ना। जो जिनको भाई बहुत ज्यादा खाने के आते हैं उनका तो अब क्या कर सकते हैं। तो वही वाली चीज है बेटा, जो समय के साथ या एनवायरनमेंट के साथ उसमें ढल जाए वही सरवाइव करता है, वही नेचुरल सिलेक्शन है। समझ गए? फटाफट से बताएंगे क्या ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। Darwin was very cunning, less than you guys. मैम मॉडर्न सिंथेटिक, अभी ना बेटा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरीज चैप्टर ही खत्म होने तक कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप नोट करके लिख सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म इज डायरेक्टली लिंक टू द लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल। भाई अगर सोचो ये सारे एक्सपेरिमेंट मछलियों पे हुए होते या घोड़ों पे या हाथी पे, तो सोचो तुम कितने साल तक वेट करते। सोचो हाथी का लाइफ स्पैन तो कितना ज्यादा होता है, सोचो 100 साल तक साइंटिस्ट वेट कर रहे हैं, अब हाथी में वेरिएशन आएगी, अब हाथी में वेरिएशन आएगी। इसलिए बेटा ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए माइक्रोब्स पे, मच्छर पे, जिनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, ताकि वो इजिली चेंजेस ऑब्जर्व कर सकें। इसलिए बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म इज डायरेक्टली लिंक टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। इसलिए बेटा मॉस्किटो और बैक्टीरिया चूज करेगा क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। माइक्रोब्स डिवाइड वेरी फास्ट, हेंस द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन विद इन फ्यू आवर्स। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसलिए हम कुछ ही घंटों में एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन दे सकते हैं। पर वहीं अगर बेटा अगर हम मछली ले लेते, एलिफेंट ले लेते, टॉर्टोइस ले लेते, कोई ऐसा जानवर ले लेते जो बहुत साल तक जीता है, तो बेटा इट वुड हैव टेकन मिलियन ऑफ इयर्स टू स्टडी द होल एक्सपेरिमेंट। इसलिए बेटा ये क्वेश्चन आता है कि why organisms like बैक्टीरिया और मॉस्किटो वर सेलेक्टेड फॉर सच एक्सपेरिमेंट, बिकॉज उनका लाइफ स्पैन बहुत कम था। ठीक है, ताकि इजीली उसकी स्टडी की जा सकती थी। अगर आप मछली हाथी ले लोगे तो 10-10 साल तक, 15-15, मैम 100 साल हो गए हैं, अब मेरा बच्चा आएगा वही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करेगा, वो चेक करके मुझे कॉल करेगा नर्क में कि हाँ हो गया है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बेटा 5 लेक्चर्स का चैप्टर है ये, 5 लेक्चर बोला ना मैंने। भाई पानी ही नहीं आया, मुझे लग रहा है ये पुराना पानी पी लेती हूँ मैं। आई होप ये साफ हो, मेरे को बहुत वो रहता है पानी का। पानी के लिए बोल ही देती हूँ, लिख लो तुम। ओ भाई गाइस, मैं साइड से कुछ हटा रही थी तो मेरे हाथ में ही आ गया। अरे भाई सर पानी, पानी के लिए बोल दीजिए, पानी पानी। सर पानी के लिए, पानी की बोतल नहीं आई है। मैम नर्क में ही क्यों बेटा, ऐसे ही मेरी मर्जी, नर्क में पहुंचाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए कोई कह रहा है मैम की प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती, बस पानी एसी एसी पानी पानी एसी और क्लास खत्म हो जाती है, होता है ना। थैंक यू सो मच सर। फाइनली वी गॉट अ न्यू बॉटल, है ना। मेरी हर क्लास में पता है हर बच्चे को कि आरू मैम पानी और एसी के लिए बोलती रहती है सारा टाइम। ठीक है चलिए, तो बेटा अब आता है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचर बेटा 3 तरीके से सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब तुम लोग बोल रहे थे ना मैम ऐसे बदलाव कैसे आ जाता है, ये वेरिएशन अचानक से कैसे आ गई, नेचर कैसे सेलेक्ट करता है। तो टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेटा स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, 3 टाइप के हम सिलेक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग बेटा एक टेबल बना सकते हैं, आप लोग एक टेबल बना सकते हैं। एक लाइन खींचेंगे ऐसे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब समझेंगे 3 टाइप के सिलेक्शन, ठीक है। दैट इज स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। अब मान लीजिए थोड़ा एग्जांपल लेके समझा रही हूं, ठीक है। एक बार एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए 3 तरीके के चूहे हैं, ठीक है। एक है बेटा सफेद चूहे, ठीक है, सफेद चूहे हैं, ठीक है। कौन से हैं? सफेद चूहे। एक है बेटा ब्राउन मुंडे, ठीक है, बीच के कलर के चूहे, ठीक है, बीच के कलर के चूहे हैं ब्राउन चूहे। फिर एक है बेटा दैट इज ब्लैक चूहे, ठीक है, काले चूहे, ठीक है, मान लो, राइट। हमने 3 तरीके के चूहे देखे। अब क्या हुआ, नेचर ने कभी 3 टाइप का सिलेक्शन होता है। मान लो बेटा, आई थिंक वो ब्लैक वाले तुम्हें ज्यादा नहीं दिख रहे, तो इनको थोड़ा सा वो कर देती हूं बेटर, ठीक है। 3 टाइप के चूहे हैं, 3 कलर के, है ना। अब क्या हुआ बेटा, नेचर ने पहले सिर्फ और सिर्फ बीच वाले चूहों को सेलेक्ट किया, ठीक है, सिर्फ बीच वालों को, है ना। मान लीजिए नेचर ने सेलेक्ट किया सिर्फ मिडल वाले चूहों को, तो ग्राफ कैसा बनेगा, यूं, ठीक है। हम चूहों का कलर लिख देते हैं यहां, दे आर वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, ठीक है। तो नेचर ने क्या किया, सिर्फ ब्राउन चूहों को सेलेक्ट किया और बेटा ब्लैक और व्हाइट को सेलेक्ट नहीं किया। तो जब बेटा नेचर बीच की वैल्यू को चुनता है ना, अरे यार तुम चूहों को समझो ना यार नाम ये चूहा कैसा लग रहा है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस वो तुम ध्यान दिया करो, ठीक है। तो बेटा जब जो नेचर है मीन वैल्यू को सेलेक्ट करता है, बीच की वैल्यू को सेलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या कहलाता है ये? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। पर मान लीजिए बेटा नेचर ने या तो इसको चुना या इसको चुना, बीच वालों को नहीं चुना,
ठीक है, मान लीजिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने बेटा या तो सिर्फ व्हाइट चूहों को चुना या सिर्फ ब्लैक चूहों को चुना, ब्राउन को नहीं चुना। और ठीक है, या तो सिर्फ व्हाइट को चुना या सिर्फ ब्लैक को चुना, ब्राउन चूहे को नहीं चुना। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल, दिस इज कॉल्ड एज बेटा डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन, किसी एक को नेचर चुन रहा है, कोई भी एक एक्सट्रीम वैल्यू को, या तो इधर या तो इधर, ठीक है, किसी एक को चुन रहा है, या तो सफेद को या ब्लैक चूहे को। फिर बेटा तीसरी कंडीशन आती है कि नेचर ने दोनों एक्सट्रीम्स को चुना, इन दोनों को चुन लिया पर इनको नहीं चुना। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, दोनों को चुन लिया। ठीक है, दोनों को नेचर ने चुन लिया, किसको, व्हाइट को भी चुना और ब्लैक को भी चुन लिया, पर बीच में ब्राउन को नहीं चूज किया। दिस इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, जब दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को एक साथ चुन लिया पर मीन वैल्यू को नहीं चुना। ठीक है, तो बेटा नेचर तीन तरीके से सिलेक्शन करता है ना, या तो सिर्फ बीच वाली वैल्यू को चुनता है, दैट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, या सिर्फ इधर या इधर एक्सट्रीम वैल्यू को ही सिलेक्ट करता है, या दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को साथ में सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो बेटा इसको हम तीन टाइप्स में कहते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन माने मान लीजिए मीन वैल्यू को सेलेक्ट किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन दिस नेचर सेलेक्ट्स एवरेज और मीन वैल्यू। ठीक है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप को नेचर ने सेलेक्ट किया। डायरेक्शनल में नेचर किसी भी एक एक्सट्रीम वैल्यू को सेलेक्ट करता है। ठीक है, या तो नेचर सेलेक्ट करेगा स्मॉल टी को, या नेचर सेलेक्ट करेगा कैपिटल टी फिनोटाइप को। ठीक है, और डिसरप्टिव सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर ने दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया है, विच मीन्स नेचर ने स्मॉल टी और कैपिटल टी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन इज एक्सट्रीम और पेरिफेरल वैल्यूज आर सेलेक्टेड, नॉट इंटरमीडिएट, बीच की वैल्यू को सेलेक्ट नहीं किया जाता बट वन एट अ टाइम। ठीक है, यहां पर एक्सट्रीम वैल्यूज आर सेलेक्टेड, नॉट इंटरमीडिएट, बीच की सेलेक्ट नहीं कर रहे बट बोथ पेरिफेरल वैल्यूज एट द सेम टाइम सेलेक्ट हो रही हैं। क्लियर है क्या सबको ये वाला फंडा क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। आई थिंक मोस्ट इजीएस्ट वे में मैंने आपको ये चीज समझाई है। मैम चूहों की रोस्टिंग कर दिया आपने। नहीं बेटा, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूहों को नहीं लिया था, वो तो मैंने तुमको चूहों का लेके समझाया है। ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें चूहों का एग्जाम्पल लेके समझाया है, बट तुम इसको किसी भी और वे में भी समझ सकते हो। वो तो मैं ऐसे ही, क्योंकि इजी रहता है वैसे समझाना, मतलब हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है यार समझाने का। दैट इज माई वे हाउ आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक। हाँ बेटा, अगर ये एग्जाम में आता है ना, ये तुम्हारे में बता दूं, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और तब तुम्हें ग्राफ भी बना के आना है। इजी प्लस इंटरेस्टिंग, यस इट इज इजी। चलो ये तुम मुझे बताओगे ये कौन से टाइप का सिलेक्शन है। तो बेटा ये तुम लोग मुझे बताओगे, बेसिकली यहां पे बात हो रही है स्नेल की। स्नेल एक जानवर होता है, आप लोग समझते होंगे। स्नेल एक जानवर होता है बेटा, कुछ ऐसा सा जानवर होता है स्नेल। ऐसा सा जानवर होता है, इसे कहते हैं स्नेल। तो भाई हम ऐसा कह रहे हैं कि शेल्स ऑफ स्नेल, ये जो स्नेल का शेल है 3 कलर्स का है, दैट इज ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। पर नेचर ने ब्लैक और व्हाइट को सेलेक्ट किया, बीच वाले को सेलेक्ट नहीं किया। तो बेटा ये कौन से टाइप का सिलेक्शन है? यस,
गेस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन से टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है बताएंगे? कौन से टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है? जब दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को सेलेक्ट किया गया है। वेरी गुड यार, मेरे को उम्मीद नहीं थी तुम लल्लुओं से, बट तुमने आंसर दिया है। दैट इज, यस बेटा, दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। वेरी गुड, दिस इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। जब दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को सेलेक्ट किया गया, डिसरप्टिव सिलेक्शन। वेरी गुड, उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे हो तुम। ये देखो, मैंने ऐसे ही चूहों का एग्जाम्पल देके समझाया था तुमको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आज का, दैट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मात्र 5 पॉइंट हैं, ये करके हमें चैप्टर आज का लेक्चर डन कर देंगे। बहुत छोटे छोटे से एक एक स्लाइड के हैं, फटाफट हो जाएंगे, बस समझने में ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो बेटा एविडेंस क्या होता है? तुमने कभी सोचा व्हाट इज एन एविडेंस मैम? एविडेंस एक तरीके का प्रूफ होता है, ठीक है। जैसे बेटा मान लो कोई मर्डर केस हो गया, पर वहां खूनी का चाकू मिल गया, खून लगा हुआ, और उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए वहां पे, तो वो खूनी पकड़ा जाएगा क्योंकि वहां पे हमें एविडेंस मिल गया, ठीक है। कुछ भी, मान लो खूनी के बाल टूट के गिर गए, कुछ भी, ठीक है, खूनी का शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा रह गया, तो यार प्रूफ, एविडेंस, ठीक है, वहां पे कुछ एविडेंस। तो यार एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, तुम सब कहते हो ना मैम हमें कैसे पता कि धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे? हमें कैसे पता धरती पर कोई अजीब टाइप का जानवर हुआ करता था? जैसे कहते हैं एक बहुत ही खतरनाक शार्क, मेगाकैरोडॉन करके एक शार्क हुआ करती थी जो रहती थी पहले धरती पे, विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट शार्क्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, और वो धरती पर होती थी। उड़ने वाले डायनासोर्स होते थे। तुमने सुना है, मूवी देखी जुरासिक वर्ल्ड, टीरेक्स, है ना, टीरेक्स डायनासोर हुआ करता था, ठीक है। हमें क्या पता कि ऐसे भी जानवर होते थे। और कहते हैं बेटा टीरेक्स की हाइट 16 से 20 फुट की हाइट होती थी, 20 फुट के होते थे, बहुत लंबे लंबे होते थे वो, है ना। तो यार क्या होता था, अब इन चीजों का एविडेंस कैसे मिला? तो बेटा इसी तरीके से 5 टाइप के एविडेंसेस पढ़े जाते हैं, ठीक है। मेगालोडॉन, यस, मॉर्फोलॉजिकल एंड anatomical evidences, paleontological evidences, embryological evidences, biochemical evidences and artificial selection, ठीक है। वेरी गुड, कई बच्चे ऑटोमेटिकली लिखने लग गए हैं। चलिए सबसे पहला एविडेंस पढ़ते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड anatomical evidences, ठीक है। इसमें बेटा आप 2 टाइप के शब्द पढ़ते हैं, दैट इज होमोलॉगस एंड एनालॉगस। मैम ये शब्द तो हमने कहीं सुने हैं, तो होमोलॉगस और एनालॉगस शब्द क्या होते हैं पहले इनको समझेंगे। बेटा होमोलॉगस होता है जब किसी का ओरिजिन सेम है पर फंक्शन अलग है। मैम क्या कह दिया आपने? ये मैम है भेजे से निकल गया हमारे, विच मीन्स सेम ओरिजिन है पर डिफरेंट फंक्शन है। मैम इसका मतलब क्या हो सकता है? डिफरेंट फंक्शन है। मान लो एक ही जगह ओरिजिनेट हुए हैं पर फंक्शन अलग अलग है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। सॉरी डाइवर्जेंट कहते हैं, सॉरी। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट क्यों? डाइवर्ज हो रहे हैं, एक ही जगह पैदा हुए बट फंक्शन अलग अलग है। मैम ऐसा कैसे कह सकती हो आप? मतलब ओरिजिन सेम है पर फंक्शन अलग है। अब मैं तुम्हें समझाती हूं कैसे। देखो जैसे कि बेटा तुम ये देखो, ह्यूमन है, ह्यूमन के हाथ में जो हड्डियां होती हैं, हमारे हाथ में बेटा कौन कौन सी हड्डी है? ठीक है, हमें पता है हमारे पास ह्यूमरस है, ठीक है, अल्ना और रेडियस है, अल्ना और रेडियस है। यही सेम हड्डियां बेटा चीता के पास भी हैं, वेल के पास भी हैं, बैट के पास भी हैं, सेम हड्डियां, ठीक है। देयर इज कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, सब कुछ, ठीक है। सेम हड्डियां हर जानवर के पास है, पर हर कोई काम अलग अलग कर रहा है। ह्यूमंस चल रहे हैं, चीता भाग रहा है, वेल तैर रही है, बैट उनसे उड़ रही है, विच मीन्स सबका ओरिजिन तो सेम है पर सबके फंक्शन बहुत अलग है।
ठीक है, दिस इज होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये क्या है? होमोलॉगी, दैट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है। क्या सबकी हड्डियां सेम है? मतलब सबका ओरिजिन सेम है पर फंक्शन सब अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, वहीं बेटा एनालॉगस ऑपोजिट होता है। एनालॉगस का मतलब होता है डिफरेंट ओरिजिन है पर फंक्शन सेम है, विच मीन्स सब लोग बेटा ओरिजिन अलग अलग है पर काम एक ही कर रहे हैं। ओरिजिन अलग अलग है पर काम एक ही कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्योंकि क्यों? ये कन्वर्ज कर रहे हैं। जैसे कि मैम एग्जाम्पल बताओ, मैं आपको बताती हूं एग्जाम्पल। जैसे बेटा ये देखो, बैट एक मैमल है, चिड़िया बेटा बर्ड एक एव्स है, बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। ये तीनों बेटा अलग अलग फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम में आते हैं, बट तीनों का ओरिजिन अलग है पर फंक्शन क्या है? तीनों के विंग्स बेटा उड़ने के ही काम आ रहे हैं, तीनों उड़ रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन तीनों का अलग है बट काम तीनों का सेम है। ठीक है, काम तीनों का सेम है, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉगस। तो इसी चीज को थोड़ा डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो बेटा हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। बीच में आप लोग बेटा एक वो खींच सकते हैं। ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स विद इन सिमिलर बेसिक प्लान एंड कॉमन ओरिजिन। देखो ओरिजिन कॉमन है, ठीक है, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इनका बेटा उल्टा है, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। ठीक है, इनको बेटा कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इनको कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। इनको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, अब वही चीज जो मैंने आपको बताई यहां इंग्लिश में लिखी हुई है। इवन आफ्टर हैविंग कॉमन ओरिजिन ड्यू टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज एंड डिफरेंट नीड्स, ठीक है, फंक्शन सबका अलग अलग है। जैसे बोन्स लाइक रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कार्पल, मेटाकार्पल सबके पास है पर सब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। क्योंकि बेटा मछली पानी में रह रही है, बैट हवा में उड़ती है, चीता बेटा फॉरेस्ट में रह रहा है, ह्यूमंस बेटा सिटीज में रह रहे हैं। क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं इसलिए उनके फंक्शंस अलग अलग हैं पर ओरिजिन सबका सेम है, सबके पास हड्डियां सेम टाइप की हैं, बिकॉज ऑल वर मैमल्स, है ना। ओरिजिन सेम है, सारे मैमल्स थे, बोन्स भी सबके पास सेम है बट फंक्शन सबके अलग हैं। ओके, बिकॉज वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, इस वजह से बेटा उनके अडेप्टेशन भी डिफरेंट हो गए हैं, समझे। और बेटा ये एनालॉगस क्या है? डिफरेंट ओरिजिन है बट क्योंकि बेटा सेम सिमिलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये पेड़ पे ही रहती हैं सारी, ये जो बटरफ्लाईज हैं, बर्ड्स हैं, आपके बैट्स हैं, सब पेड़ों पे ही रहते हैं, सिमिलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए फंक्शन सिमिलर है। ठीक है, क्लियर है क्या? फटाफट से बताएंगे। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। तो बेटा दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एक्चुअली इस चैप्टर में थ्योरी बहुत थी, मैंने कहा अगर मैं लिखने में टाइम लगाऊंगी तो मैं समझा कम पाऊंगी, दैट इज मैं थोड़ा लिख कर लाई हूं इन चीजों को। ठीक है, मैं लिख तो दूं बट इट विल टेक कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, एंड देन द लेक्चर, वही चैप्टर जो हम 5 लेक्चर में कर सकते हैं हम 10 लेक्चर में करेंगे। तो दैट इज। मैम बैट तो बर्ड होता है बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम? बैट इज अ मैमल। एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा के बेटा 11th क्लास में? बैट इज अ मैमल एंड बर्ड जैसे स्पैरो या पिजन इज एन एव्स। भूल गए? टेट्रापोडा, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एव्स। एग्जाम्पल्स अभी लिखवा रही हूं, दोनों के। बेटा बोर्ड एग्जाम में ना डॉट तुम छाप के आ गए ना, मजाल है तुम्हारा कोई एक भी नंबर काट दे इस क्वेश्चन में, कोई भी तुम्हारा एक भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि बेटा होमोलॉगस और एनालॉगस के बीच में ना डिफरेंस आता है। मैं तुम्हें बोर्ड्स का क्वेश्चन दिखा दूंगी लास्ट ईयर का ही, ठीक है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन दिखा दूंगी
कि क्या क्वेश्चन आया है इस पर, और एक्चुअली तुम इसको इस तरीके से लिखकर आओगे ना कंपैरिजन के फॉर्म में, ट्रस्ट मी एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता। अब इसके एग्जाम्पल्स पहले मुझे बता दो, तुमने लिख लिया क्या? नोटेड बता देना तुम मुझे, लिख लो लिख लो। सलमान बेटा आपका ध्यान किधर था जब मैम समझा रही थी? आई वांट टू नो। नोटेड। एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं बेटा आप लोग, एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं बेटा होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और एनालॉगस स्ट्रक्चर के। देखो जैसे बेटा थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रल्स ऑफ कुकुरबिटा। अब मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ, मैं फोटो लाई हूं क्या इनकी, मैं दिखाई देती हूँ तुम्हें। तुम्हें एग्जाम्पल मिल ही जाएगा यहाँ पे, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया वाला। देखो ये देखो थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, ठीक है, बोगनवेलिया पौधे के बेटा थॉर्न्स और कुकुरबिटा पौधे की ये जो टेंड्रल्स हैं, ये दोनों बेटा सेम ओरिजिन है, दोनों एक्सिलरी बड से ही ओरिजिनेट हुई हैं, ठीक है, एक्सिलरी बड से ही ओरिजिनेट हुई हैं, पर फंक्शन अलग है। ये बेटा क्लाइंबिंग के काम आती है, पौधे के कहीं चढ़ने के, और ये बेटा प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं थॉर्न्स। तो देखो दोनों का ओरिजिन किससे है? एक्सिलरी बड से है, बट दोनों का फंक्शन अलग है, ठीक है। दोनों क्या है? बोथ आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बड, सेम ओरिजिन पर फंक्शन अलग है। थॉर्न बेटा प्रोटेक्शन के काम आ रहा है, टेंड्रल क्लाइंबिंग के काम आ रही है। फिर बेटा आते हैं वर्टिब्रेट्स, जैसे फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ह्यूमंस और मैमल्स जो होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एव्स और बर्ड्स और मैमल्स में। बट बेटा सबका ओरिजिन सेम है, बट फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। वैसे ही बेटा ब्रेन, बेटा हम सबका एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तीनों ब्रेन है तो सेम ही ओरिजिन के, बट तीनों ब्रेन का काम अलग होता है, ठीक है, तीनों ब्रेन का काम अलग होता है। वहीं बेटा एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? विंग्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स बेटा क्या है? बर्ड्स बेटा किस कैटेगरी में आती हैं? वर्टिब्रेट्स। और बटरफ्लाई बेटा क्या है? इंसेक्ट है जो इनवर्टिब्रेट में आती है। दोनों का ओरिजिन अलग है पर उड़ने के काम आती है। ऑक्टोपस बेटा, ऑक्टोपस क्या है? एक इनवर्टिब्रेट है। मैमल क्या है? एक वर्टिब्रेट है। पर बेटा ओरिजिन अलग है पर फंक्शन दोनों की आंखों का देखने का ही है। ऑक्टोपस आंखों से देखता है, मैमल भी आंखों से। स्वीट पोटैटो बेटा और नॉर्मल पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, बट दोनों बेटा फंक्शन सिमिलर है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें वो तुम्हें 3-4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे गेस करो कौन एनालॉगस है कौन होमोलॉगस है। तो बेटा वो पहचानने आता है, इसलिए एग्जाम्पल्स लिखना जरूरी है। अरे जैस्मीन बेटा मैं क्यों इग्नोर करूंगी बच्चा, किसी को इतनी सारी चैट चलती है, हाउ विल आई लुक एट एवरी चैट, ठीक है। रोशन बेटा, रोहन, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीबडीज चैट्स। नो बेटा जस्मीन, ऐसे नोबडी इज बीन इग्नोर्ड इन द क्लास, जस्ट तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा, इतने सारे बच्चे हैं एक बैच के अंदर, हाउ विल आई एवर नो कि कौन क्या बोल रहा है कर रहा है, ठीक है। फटाफट से बताएंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। फिर हम नेक्स्ट एविडेंस पे मूव करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एविडेंस पे मूव करेंगे। महापरा,
ठीक है, चलो नेक्स्ट एविडेंस आता है बेटा बायोकेमिकल एविडेंसेस। जैसे बेटा अगर हमें किसी को भी पहचानना है, मान लो जो मैं तुम्हें बताता ना आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं ऐसी चीजों की, पुरानी चीजों की, ठीक है, कुछ फाइंड करने के लिए, तो वो लोग को बेटा एक बहुत ही अच्छा एविडेंस जो होता है सिमिलैरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स performing a given function among diverse organisms with give clues of common ancestry। तो जब बेटा चिंपैंजीज और ह्यूमन का डीएनए और प्रोटीन्स मिलाए गए तो पता चला कितनी सिमिलैरिटी है। इसलिए बेटा हमारी बॉडी की कुछ चीजें बायोकेमिकल चीजें जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये बेटा बहुत काम आते हैं गेस करने के या दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करने के। जैसे आप लोग बेटा अपन लोग जो है चिंपैंजीज से काफी सिमिलर हैं क्योंकि हमारा डीएनए उनसे काफी मैच करता है। मैम वो तो हमें पता ही था बचपन में, जिस हिसाब से हम उछल कूद कर रहे थे मैम हमें तो बचपन से पता था हम एक चिंपैंजी ही हैं, कई लोग तो वही होंगे। सिमिलैरिटीज इन डीएनए बिटवीन चिंपैंजी एंड ह्यूमन, ठीक है। सिमिलरली बेटा एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है, जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। ये एंजाइम बेटा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में पाया जाता है। तो बेटा ये चीज बताई गई कि कितनी चीजों से जैसे एंजाइम से, आरएनए से, डीएनए से, प्रोटीन से हम सिमिलैरिटीज पा सकते हैं। एविडेंस है कि हम लोग की कॉमन एंसेस्ट्री है, कहीं ना कहीं हम सब लोग रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये चीज बेटा हमें पता चलती है बायोकेमिकल एविडेंसेस से। क्लियर है? फटाफट से बताएंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। मैम व्हाट इज वर्टिब्रेट्स? बेटा वर्टिब्रेट्स जैसे आपकी मछलियां, स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ठीक है। अगर बेटा किसी को नहीं पता वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं तो मैं यहां लिख देती हूं, नोट करके तुम लोग लिख लेना। नोट वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बेटा लिख लेना तुम। मेरे को तो शक हो गया तुम लोगों पे भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये बेटा वर्टिब्रेट्स होते हैं। दीज आर वर्टिब्रेट्स। भाई भूल चुके हो तुम 11th की एनिमल किंगडम। दिख रहा है मुझे कुछ बच्चों का ये ना नल्ला एटीट्यूड। आज की क्लास टफ लग रही सलमान बेटा? दिस वन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्लासेस ऑफ एवोल्यूशन चैप्टर। आज तो तुमने कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्लास तो फिर भी टफ हो सकती है जब हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, थोड़ी मैथ्स की कैलकुलेशन आएगी वहां पर, ठीक है। अभी तो कितना ज्यादा सिंपल पढ़ रहे हो तुम, अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, उसमें भी यू गाइस आर लाइक मैम। पर बताओ सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। नोटेड? क्या सबने लिख लिया? आरजू पूछ रही मैम बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कैसे बनते हैं? बेटा क्या होता है समय के साथ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें अपने आप बदलाव आ जाता है, ठीक है। दैट इज अ चेंज विच अकर्स ऑटोमेटिकली विद द नेचर। समझे? चलिए नेक्स्ट एविडेंस आता है बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। मैंने आपको बोला था 5 एविडेंस हम पढ़ेंगे। कौन से 5 एविडेंस हम पढ़ेंगे मैंने आपको बताए थे बेटा, यहाँ पे 5 एविडेंस हम पढ़ेंगे। हम मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोग बायोकेमिकल पढ़ चुके हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं? ये बेटा किसने दिया था? ये बेटा याद रखना, ई फॉर एम्ब्रियोलॉजिकल, ई फॉर अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने बेटा ये एविडेंस दिए थे। इस एविडेंस को बेटा बहुत अलग अलग नाम से पूछा जाता है। इसको पूछा जाता है बायोजेनेटिक लॉ, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ऑन्टोजेनी कैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। तो ये बहुत सारे नाम से पूछा जाता है, इसलिए इसके अलग अलग नाम याद रखना, ठीक है, इसके अलग अलग नाम याद रखना, बिकॉज ये सारी थ्योरीज इन्हीं एविडेंसेस के पार्ट में से एक हैं। तो बहुत बच्चे क्या होता है इन थ्योरीज को
अलग से ही पूछने लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कहां से चैप्टर में आ गई, कौन से चैप्टर में थी मैम। तो अब इन साइंटिस्ट ने किया क्या, पहले समझेंगे। तो बेटा इन्होंने ऐसा कहा, जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन्होंने कहा सबके एम्ब्रियो सिमिलर हैं, सबके एम्ब्रियो सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं। पर जब ये अडल्ट बनते हैं, जब ये थोड़े अडल्ट बनते हैं, जब ये बड़े होने लगते हैं, ठीक है, पहले तो क्या थे, ये सब सिमिलर थे। देखो एम्ब्रियो स्टेज है, ये क्या है इनका, एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बेटा इन्होंने कहा काफी सिमिलैरिटी थी, काफी सिमिलैरिटी थी इनमें, एक जैसे दिखते थे। पर जब ये अडल्ट बने तो इनमें किसी के गिल्स जो हैं पीछे की तरफ छुप गए। बाद में जब ये मैच्योर हुए, जब ये मैच्योर हुए तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखने लगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखने लगे, ठीक है। जैसे मैच्योर हुए तो थोड़े अलग दिखने लगे, पहले तो बिल्कुल सिमिलर दिखते थे, फिर थोड़े डिफरेंट दिखने लगे, ऐसा अर्नेस्ट हैकल जी ने कहा। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि चाहे मछलियां हो, बर्ड्स हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, मैमल्स हो, हम सब कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं हमारे एम्ब्रियोस एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो सर्टेन फीचर्स, ये देखो, सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज आर कॉमन होते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स में, दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट। अडल्ट स्टेज में बहुत सिमिलैरिटी नहीं होती है, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेटा हम बहुत छोटे होते हैं तब हम सब में बहुत सिमिलैरिटी है। किसमें, पाइसेस, एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, फिर एव्स एंड मैमल्स। ये ऐसा बोल रहे हैं भाई हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एम्ब्रियो वाले स्टेज में सिमिलैरिटी थी, बट अडल्ट स्टेज में नहीं थी। फिर इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, सबके पास वेस्टिजियल गिल स्लिट होते हैं, बट वो हम जब बड़े होते हैं तो वो क्या होता है, सिर्फ फिशेस के पास दिखते हैं, हमारे पास नहीं दिखते। पर बेटा इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया। कार्ल वॉन बेयर करके बेटा एक साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट आए कार्ल वॉन बेयर। उन्होंने कहा है क्या कह रहा है ये, क्या कह रहे हैं अर्नेस्ट हैकल जी, आई डोंट बिलीव। क्योंकि उन्होंने कहा बेटा दिस थ्योरी डिसअप्रूव द रिकैपिटुलेशन थ्योरी एंड सेड एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा हम सब बहुत अलग हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी का एम्ब्रियो भी अलग स्टेज से गुजरता है। जैसे बेटा हम ह्यूमंस डायरेक्टली डेवलप हुए हैं, कई लोग अंडे से डेवलप हुए हैं, जो कई लोग हैं बेटा उनमें लार्वा स्टेज आता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे बेटा मेंढक है, मेंढक पहले अंडे फॉर्म में होता है, फिर वो टैडपोल बनता है, फिर वो फ्रॉग बनता है। तो इन्होंने कहा यार हर किसी का एम्ब्रियोनिक स्टेज के भी बाद जो स्टेजेस हैं वो अलग हैं। तो ही डिसअप्रूव्ड this recapitulation theory and said embryos never pass through adult stage of other organism. Clear है? CC in the chat box with pink hearts. तो बेटा इस थ्योरी पे क्वेश्चन ये आता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। ई फॉर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ई फॉर अर्नेस्ट हैकल। फिर बेटा इसको और क्या कहा गया, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है, ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेशन, फाइलोजेनी। फिर इन्होंने क्या बोला भाई एम्ब्रियो सबका सेम है, अडल्ट में थोड़ा बदलाव आ जाता है। पर इनकी थ्योरी को डिसअप्रूव किसने किया, कार्ल वॉन बेयर ने। समझ गए? यही 3 तरीके के क्वेश्चंस इस थ्योरी से बनते हैं जो बोर्ड्स में बेटा पूछे जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर बोर्ड्स में यही पूछा गया है कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया किसने था, या फिर वो ये वाली लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की पूछते हैं और बोलते हैं किसने दी थी। ठीक है, कि सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो सेम हैं, तो ये लाइन किसने दी थी, किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। ठीक है, नोटेड। CC in the chat box with pink hearts. ठीक है,
ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे, हमने बेटा 3 एविडेंस कर लिए, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, बायोकेमिकल। अब बेटा बचता है पैलेंटोलॉजिकल और आर्टिफिशियल। आइए इनको पढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट आते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ये तुम्हारे वो एविडेंसेस जिनके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे, मैम फॉसिल्स, मैम हड्डियां मिल जाती हैं, मैम हमने भी ना हमारी गली के पीछे किसी की मुंडी देखी थी। ठीक है बेटा, वो तो बहुत बड़ी बात है अगर तुमने ऐसा कुछ देखा है। ठीक है, तो बेटा क्या बात हो रही है यहाँ पे, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं बेटा, फॉसिल्स। मैम फॉसिल्स क्या होते हैं, आर द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। बेटा फॉसिल का मतलब होता है या तो आपको पूरे जानवर की हड्डियां मिल गई, या उस जानवर की कोई पॉटी मिली, या उस जानवर का कोई बाल मिला, या उस जानवर का तुम्हें कोई टुकड़ा मिला जिसमें उसका डीएनए था। ठीक है, और आर द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, या उसका फुटप्रिंट, या उसकी एक्सक्रीटा ओवर ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। बेटा अगर किसी की हड्डी बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स से पड़ी है, किसी के बाल, किसी की पॉटी, या मान लीजिए किसी का फुटप्रिंट बहुत सालों से एक ही जगह पर है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ फॉसिल। ठीक है, फॉसिल कहलाता है। और बेटा स्टडी ऑफ फॉसिल को कहते हैं पैलेंटोलॉजी, जिसको बेटा स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट, जो बेटा आर्कियोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये कैसे स्टडी करते हैं इस चीज की, देखो इनका ऐसा कहना है कि जो चीज मिट्टी के सबसे नीचे है वो सबसे पुरानी है, जो चीज मिट्टी के सबसे ऊपर है वो सबसे न्यू है। तो विच मीन्स कि जो चीज सबसे ऊपर है वो न्यू फॉसिल है, और जो चीज सबसे नीचे है वो ओल्ड है। सबसे नीचे क्या है, ओल्ड, और सबसे ऊपर क्या है, न्यू। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, ओल्ड, और सबसे ऊपर क्या है, न्यू। एक सेकेंड बेटा रुकना सर, एक बार एसी चेक करना कि वो कितने पे है। सर किसने किया ये सर, ये कौन करता है, मतलब मैं 6 बार क्लास से बाहर आ चुकी हूँ सर एसी के लिए। बस इसको प्लीज आप एक बार चेक करते रहा करो कि फुल स्पीड फैन की रहा 16 पे रहे। ठीक है, तो बेटा क्या कहते हैं कि जो चीज जितनी डेप्थ में है वो उतनी पुरानी है। मतलब जब तुम खुदाई करोगे, जब तुम किसी चीज को खोदोगे जमीन को, और जो चीज जितनी नीचे होगी वो उतनी पुरानी है, और जो चीज जितनी ऊपर होगी वो उतनी नहीं है ना। तो चलिए बेटा, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए ये मिट्टी है, ठीक है, मान लीजिए मिट्टी है। ठीक है, मुझे बताएंगे सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल कौन सा है, ABCDE, कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है, बताएंगे। हंस लो तुम पहले यार, एसी वाली बात पे तुम। यार गर्मी लगने लग जाती है, लिटरली आई वाज स्वेटिंग। यस, सबसे ओल्डेस्ट बेटा ये है, सबसे न्यू ये है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, मान लीजिए गेस न्यू फॉसिल। ठीक है, तुम्हें सबसे न्यू फॉसिल बताना है कौन सा है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग डेप्थ पे। 500 मीटर में है डेप्थ, 1500 मीटर की डेप्थ है, 200 मीटर की डेप्थ है, 4000 मीटर की डेप्थ है। तो बताओ सबसे न्यूएस्ट कौन सा होगा, ABCD, जिसकी डेप्थ सबसे कम होगी या सबसे ज्यादा होगी। यस बेटा, जिसकी डेप्थ सबसे कम होगी, जिसकी डेप्थ सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, जिसकी डेप्थ सबसे कम होगी, जो यहीं पर ऊपर ऊपर प्रेजेंट है मतलब। ठीक है, चलिए, तो बेटा इसी तरह इन्होंने कहा rocks form sediments and a cross section of earth crust indicates arrangement of sediments। बेटा जब हम अर्थ क्रस्ट का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, अर्थ क्रस्ट का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। ठीक है,
ओवर अदर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ पता चलती है। हमें डिफरेंट एज की रॉक मिलती हैं जिनमें फॉसिल्स होते हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के, जो प्रोबेबली बेटा बहुत पहले डेड हुए हैं। जैसे बेटा हमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेटा, हमें डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, हमें टिरानोसोरस रेक्स, ठीक है, टिरानोसोरस रेक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, बहुत सारे बेटा ऐसे डायनासोर्स हैं जिनके बेटा हमें स्केलेटन्स एग्जैक्टली मिले हैं। तो आप लोगों को पता होगा, आई थिंक यूएसए में आई थिंक एक म्यूजियम है जहां पर इनके एक्चुअल फॉसिल्स लगे हुए हैं, जिससे पूरा डायनासोर बना रखा है इनके एक्चुअल फॉसिल्स से, ठीक है, कलेक्टेड फॉसिल्स से, कि वो डायनासोर एक्चुअली इतने बड़े होते थे। हमें इनके फॉसिल्स से पता चला, जब हमें पता चला उनकी पांव की हड्डी बेटा हमारी पूरी बॉडी के बराबर भी नहीं है, उससे भी बड़ी है, ठीक है। और क्या हम इसको और कैसे, अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट करता है बेटा वो कौन से जमाने में पाए गए थे, कितने साल पहले पाए गए थे। बेटा जब आप धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे देयर वर अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स, देयर वाज जुरासिक पीरियड, अच्छा अलग अलग पीरियड्स होते हैं। डायनासोर बेटा धरती पे जुरासिक पीरियड में पाए गए थे, ठीक है, इसलिए मूवी का नाम जुरासिक वर्ल्ड होता है। तो बेटा हमें अगर किसी फॉसिल की एज निकालनी है तो दो तरीके होते हैं, रिलेटिव डेटिंग मतलब सेडिमेंट्स को कंपेयर करना, या रेडियो एक्टिव डेटिंग जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। इन दो तरीके से बेटा किसी फॉसिल कितने साल पुराना है वो पता किया जा सकता है, ठीक है, रिलेटिव डेटिंग और रेडियो एक्टिव डेटिंग। फटाफट से लिख लेंगे फिर बेटा आगे बढ़ेंगे। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बस खत्म है, अब एक स्लाइड बची है एंड वी आर डन। नोटेड, ये भी लिख लो कि अगर हमें किसी फॉसिल की एज पता करनी होती है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड रिलेटिव डेटिंग। बेटा डेटिंग 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 एप्स वाली डेटिंग नहीं, दिस इज अलग टाइप ऑफ डेटिंग। बहुत थ्योरी, आई नो बहुत ज्यादा थ्योरी है, आई गेट इट। चलिए तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया एविडेंसेस। हमने बेटा मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल पढ़ लिए, एम्ब्रियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और पैलेंटोलॉजिकल भी पढ़ लिए। अब हम आखिरी पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कौन सा पढ़ रहे हैं अब हम आखिरी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेटा एक तरीके का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ह्यूमंस बेटा बना देते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे तुमने देखा होगा हम ह्यूमंस ने अलग अलग डॉग्स की ब्रीडिंग करा के अलग अलग ब्रीड्स बना दी। तुमने देखा ऐसे डार्क ब्राउन व्हाइट कलर का डॉग, ब्लैक व्हाइट डॉग, ये देखो एक बीगल डॉग की ब्रीड आती है जिसमें ब्लैक ब्राउन व्हाइट। तो बेटा हम लोगों ने आर्टिफिशियली ही कुछ डॉग्स की मेटिंग करा के अलग अलग ब्रीड्स बना दी हैं, ठीक है। A process where human choose organism with desirable traits and breed them to create a new organism, ठीक है। ऐसा हम एग्रीकल्चर में भी करते हैं, आपने सुना होगा हाइब्रिड, हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड पोटैटो, हाइब्रिड सीड्स। हॉर्टिकल्चर में भी हम ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसा हम बहुत सारी जगह पे करते हैं जहां पर ह्यूमंस बेटा अपने जो ट्रेट्स हैं वो चूज करते हैं अपनी मर्जी से और वैसा वो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एज एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ये चीज काम आएंगी। अगर कल को बेटा इस ब्रीड के डॉग बढ़ गए या एक पर्टिकुलर ब्रीड बहुत बढ़ गई तो उसका एक एविडेंस होगा कि ये आर्टिफिशियली सेलेक्टेड किए गए थे, ठीक है। दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन।
डोगेश भाई ऑन टॉप, यस भाई, डोगेश भाई ऑन टॉप। अब सलमान जी हमारी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, अभी सलमान ने मुझे बोला मैम रिपीट कर दो टॉपिक, मैम आप मुझको इग्नोर कर रहे हो। और अभी मैंने सलमान का मैसेज पढ़ा, वेयर आर यू फ्रॉम सानिया, तुम किधर से बिलोंग करती हो। बेटा यही रीजन है कि रिपीट करना पड़ता है टॉपिक, ध्यान रहता नहीं है क्लास में, ध्यान तो रहता नहीं बेटा। ये सारी चीजें करने के लिए दूसरे ऐप्स भी बने हैं, पीडब्ल्यू के ऐप पे क्यों कर रहे हो आके, ठीक है, क्लास के बाद कर लेना भाई, है। फिर तुम कहते हो कि मैम रिपीट, ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हम तो बिजी थे चैटिंग करने में। अब मुझे समझ आ रहा है ये रिपीट वर्ड आता कहां से है, जो बच्चे ना पंचायतियों में लगे हैं ना उनसे। अभी देखा मैंने, जस्ट अभी, ठीक है। चलिए तो बेटा एक लास्ट कॉन्सेप्ट फटाफट से देख लेंगे, एक लास्ट कॉन्सेप्ट फटाफट से देखेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी में बेटा ये चार्ट दे रखा है डायनासोर्स का कि ब्रांकियोसॉरस है, इसी का मतलब इसी से आगे जाके टिरानोसॉरस आया है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीरेक्स, जो आई थिंक मोस्ट डेंजरस डायनासोर है। फिर स्टेगोसॉरस है बेटा, स्टेगोसॉरस क्यों है क्योंकि इसके ना ऐसे कोन्स हैं ऊपर बॉडी पे। फिर बेटा इसी से आया है ट्राइसेप्टोसॉरस, ट्राइसेप्टो क्यों नाम है क्योंकि इसके 3 हॉर्न्स हैं, इसके सर पे 3 सींग होते हैं, 1 2 3, 3 सींग है, ठीक है। फिर बेटा बीच में एक कैटेगरी आती है जिसे कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, एंड दिस आर्कियोप्टेरिक्स इज कॉल्ड एज, ठीक है, दिस आर्कियोप्टेरिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक, ठीक है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक कहा जाता है इसको, ठीक है। इसे बेटा एक कनेक्टिंग लिंक कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा डायनासोर था बेटा, अरे बेटा सलमान का मजाक नहीं उड़ाना यार, ऐसे अपन हंसी मजाक करते हैं क्लास में, हो गया ऐसे बेटा, इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम, और ऐसी प्रॉब्लम और भी बच्चे कर रहे हैं क्लास में, ठीक है। और अब मैं हर बार किसी एक बच्चे का नाम ले दूंगी जो ये हरकत कर रहा होगा ना, ठीक है बेटा, वैसे दिल पे नहीं लेना, ठीक है बेटा, ये हंसी मजाक चलता रहता है क्लास में, जस्ट बी सीरियस अबाउट द क्लास, दैट इज इट, ठीक है। तो बेटा ऐसा कहा जाता है ये जो डायनासोर था ना आर्कियोप्टेरिक्स, ये बेटा एक ऐसा डायनासोर था जिसके फीचर्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों से मैच करते थे, बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों से मैच करते थे, ठीक है। ये बेटा कुछ ऐसा दिखता था, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, इट इज अ मिसिंग लिंक और अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, क्योंकि बेटा इसके पास दोनों जैसे कैरेक्टर्स थे। मैम दोनों जैसे कैरेक्टर्स कैसे बेटा, इसके पास रेप्टाइल जैसे नुकीले बेटा नाखून थे, क्लॉज थे, ठीक है, क्या थे, क्लॉज थे, मतलब होता ना ऐसे शार्प बीक, ठीक है, शार्प टीथ। बर्ड्स के तो टीथ होते नहीं, बर्ड जैसी इसकी बेटा चोंच थी, चोंच इसकी बर्ड जैसी थी, बट दांत इसके रेप्टाइल्स जैसे थे। इसके पास बेटा विंग्स चिड़ियाओं जैसे थे, ठीक है, पर इसके क्लॉज रेप्टाइल्स जैसे थे, ठीक है। इसकी टेल बेटा जो टेल थी वो रेप्टाइल्स जैसी थी, ठीक है, टेल कैसी थी, रेप्टाइल्स जैसी, समझे। इसके फेदर्स जो थे बेटा बर्ड्स जैसे थे, विच मीन्स बेटा ये एक ऐसा डायनासोर था जो चिड़ियाओं और रेप्टाइल्स का मिक्सचर था। That is why this dinosaur is called as the connecting link between reptiles and aves. समझे मैम, फर्स्ट टाइम था, सॉरी, ओके बेटा, कोई बात नहीं बच्चों, इट्स ओके सलमान, इट्स टोटली फाइन, पढ़ाई पे ध्यान देना है बस, ठीक है। चलो, वेरी गुड ऑफ हिम, ये दैट इज द गुड बिहेवियर। नाउ दिस यू नीड टू लर्न फ्रॉम सलमान दैट उसको अपनी मिस्टेक पता चली एंड ही अपोलोजाइज्ड फॉर दैट, एंड दिस इज व्हाट काउंट्स। आप अपनी गलती से जब सीख लेते हैं बेटा, सामने वाले इंसान का दिल वही सुन के खुश हो जाता है, एंड दिस इज द गुड पर्सन। क्लियर है। तो बेटा ये एक ऐसा डायनासोर था जो बेटा बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के जैसा दिखता था, ठीक है, क्लियर है। खत्म बेटा, आज का जो है टॉपिक खत्म हो चुका है।
ठीक है। एनसीईआरटी हाइलाइट्स में मैं रीडिंग नहीं करा रही, बस मैं मेजर चीजें बताती हूँ जो तुम्हें रीड करनी है। तुम बेटा सिर्फ पीडीएफ में से ही रीड करना। ये इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का बेटा पैराग्राफ दे रखा है। उन्होंने इसमें बता रखा है डार्क विंग्ड मिलानाइज्ड मॉथ हैं। 1850 में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, और 1950 में ज्यादा डार्क विंग्ड मॉथ थे। ये बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, और फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, कि डार्क कलर के मॉथ और व्हाइट कलर के मॉथ, जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया था और वो पेड़ की फोटो बनाई थी, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बेटा मैंने आपको रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ वो बताए थे ना, मॉस्किटोज, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड वाला। ठीक है, फिर मैंने आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज के बारे में भी बताया था। फिर बेटा मैंने आपको ये सारी जितनी भी चीजें बताई थी वो इधर ही लिखी हुई हैं। ओके, फिर बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसमें बेटा वही चीज लिखी है कि अगर आप बैक्टीरिया की कॉलोनी लेंगे, ये वाला पैराग्राफ हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे, विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ये वाला पैराग्राफ बेटा नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर बेटा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में ये जो हमने पढ़ा था, हमने अभी हार्डी विनबर्ग नहीं पढ़ा है, बट हमने तीनों ग्राफ पढ़ लिए। ठीक है, दैट इज हमने डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पढ़ा था, जो आपके एनसीईआरटी में तीनों के ग्राफ भी दे रखे हैं। ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये देखो, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। समझ गए? फिर बेटा व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, हमने एवोल्यूशन के एविडेंसेस पढ़े हैं। तो बेटा यहां पर देखो तुम, डायनासोर्स का एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी दे रखे हैं। इन्होंने क्या किया, अलग अलग दे रखे हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस दे रखे हैं, जो बेटा किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, कि सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सिमिलर होते हैं। ठीक है, फिर इसको रिजेक्ट किसने किया था, कार्ल वॉन बेयर ने, इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया था। ये चीज दे रखी है। फिर बेटा ये देखो, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, कि अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स सेम ओरिजिन था बट डिफरेंट फंक्शन था। ठीक है, वर्टिब्रेट के हार्ट्स और ब्रेन एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये देखो, होमोलॉगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फिर यहाँ पे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल दे रखा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये भी बेटा ऐड कर लेना। मैं तुम्हें बस ये बोलूंगी यहाँ पे ऐड कर लेना, एनालॉगस में ना ये एग्जाम्पल ऐड कर लेना, एनसीईआरटी में है। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन बेटा एक बर्ड है और डॉल्फिन एक फिश है, बट दोनों बेटा फ्लिपर्स दोनों के पास होते हैं। ठीक है, फ्लिपर्स, ठीक है, दोनों के पास है, फंक्शन सिमिलर है बट ओरिजिन अलग है। ठीक है, फिर लास्ट बेटा आप देख सकते हैं जो एविडेंसेस हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कि प्रोटीन्स और जीन्स, बायोकेमिकल एविडेंसेस भी, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज भी दे रखी हैं। फिर आर्टिफिशियल बेटा, जो मेन, जब ह्यूमंस जो हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हम अपने हिसाब से कोई ब्रीड क्रिएट करते हैं, जैसे डॉग्स की ब्रीड क्रिएट करी, दिस इज आर्टिफिशियल। तो ये तुम अगर बेटा एनसीईआरटी में देखोगे तो यहां पे दे रखा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये जो एक एविडेंस था। यहां पे बेटा देखो बायोकेमिकल एविडेंस दे रखा है। बेटा एनसीईआरटी में ना हेडिंग से नहीं दे रखे हैं, बस ऐसे ही उन्होंने ना मिक्स करके दे रखे हैं। यहां पे तुम देखोगे, यहां पे तुम्हें एनालॉगस मिल गया विच इज पार्ट ऑफ, यहां पे तुम्हें होमोलॉगस मिल गया विच इज पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, फिर तुम यहां देखोगे तुम्हें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए हैं। ठीक है, यहां पर तुम देखोगे फॉसिल्स वाला, दिस इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो बेटा एनसीईआरटी ने क्या किया है, नाम से नहीं दिए, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें मार्क करा दिए हैं, तुम अब अपने हिसाब से इन नोट से रीड कर लेना। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड कि एम्ब्रियोज हर वर्टिब्रेट का पहले सिमिलर होता है, फिर बाद में अडल्ट स्टेज पे अलग होता है। बेसिकली बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में किसने कहा था, फटाफट से बताएंगे।
किसने कहा था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में? दैट इज बेटा अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, सी ऑप्शन। क्या बात है। फिर बेटा क्वेश्चन है होमोलोगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करता है? 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। होमोलॉगस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, अडेप्टिव या नेचुरल सिलेक्शन? होमोलॉगस मतलब सेम ओरिजिन पर डिफरेंट फंक्शन। क्या शो करता है ये, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? ये दोनों तो तुमने नहीं है, तुम्हें पता है ए या बी होगा। पोल इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम बेटा, आंसर यहीं दे दो। बेटा फोटो से ही पता चल रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 2024 में कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रीज आ गई थी तो नंबर ऑफ व्हाइट विंग्ड मॉथ एज कंपेयर टू डार्क विंग्ड मॉथ क्या था? व्हाइट विंग्ड मॉथ के साथ बेटा क्या हुआ था? बढ़ोतरी हुई थी या घटोतरी हुई थी? फटाफट से बताएंगे। नंबर बढ़ा था या घटा था? इंडस्ट्रीज आने के बाद व्हाइट विंग्ड मॉथ के साथ क्या हुआ था? नंबर बढ़ा था या घटा था एज कंपेयर टू डार्क विंग्ड मॉथ? डार्क विंग्ड मॉथ के कंपैरिजन में बेटा फटाफट से बताएंगे, नंबर बढ़ा था या घटा था? इंडस्ट्रीज आने के बाद पूछ रहे हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज जब आ गई, जब पॉल्यूशन हो गया तो कौन मर रहा था? बेटा नंबर घट रहा था एज कंपेयर टू दैट। ठीक है, क्या बात है। चलिए बेटा, फिर बेटा 2023 में क्वेश्चन आया है, देख लो, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इन इंग्लैंड, और इसको एक्सप्लेन करो। बेटा सेम नोट्स जैसा लिख देना, डॉट। तुम्हें कंपैरिजन के फॉर्म में पेड़ की भी फोटो बना सकते हो या सिर्फ थ्योरी भी लिख सकते हो, डॉट, नंबर नहीं कटेंगे। 2018 में बेटा क्वेश्चन आया, डिफरेंस बताओ एनालॉगस और होमोलॉगस का। मैंने तुम्हें पढ़ाया ही डिफरेंस के फॉर्म में है। फिर बोला है सेलेक्ट करो इनमें से एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से हैं। बेटा बताओ चारों में से कौन कौन एनालॉगस है, कौन कौन एनालॉगस है, कौन कौन एनालॉगस है बताओ, फिर बस क्लास खत्म करेंगे बेटा। Wings of butterfly and bird and tubers of sweet potato and potato are examples of, that is example of analogous. Heart और bougainvillean cucurbita तो बेटा homologous structures हैं। ठीक है, चलिए डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, नोट्स की रीडिंग करनी है। और बेटा अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करना चाहते हैं, मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स में मार्क कर दिया, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई हैव अ नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। देखते हैं अगर एक्स्ट्रा क्लास मैनेज हो पाई तो करते हैं इस वीक, वरना बेटा मैराथन तो होगी, उसमें आपके रिवीजन हो जाएंगे। छुट्टी में अगर बेटा कर हो रही है तो उसको यूटिलाइज करना, जिसका भी बैकलॉग है किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट करना, फालतू टाइम पास मत करना वहां पे। ठीक है, टाइम पास मत करना, पढ़ाई करना। छुट्टी मिल रही है तो गौसरिया, पलक, नित्यम, योर लवर, काजल, हर्ष, गुनगुन, आलिया, लक्ष्य, तानिया, वेरी गुड यार, पढ़ाई पर ध्यान देना, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, ग्रुप हग टू एवरीबॉडी, बाय बाय।